हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मिस्ट्री सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख ऐसे टॉपिक्स को ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसे कि हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट पहले क्या होता है, पहले उस पर जान लीजिए। देखिए, फंडामेंटल राइट होता है जब राज्य जो होता है या देश जो होता है अपने नागरिकों के साथ बिना किसी भी भेदभाव के साथ अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं जो है मुहैया कराती है। उन्हीं सुविधाओं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के अंतर्गत में आते हैं। ये यूं ही कह लीजिए, संविधान के अंतर्गत में जितने भी सुविधाएं हमको मुहैया कराया जा रहा है, एक्चुअली में लमसम कुछ कुछ नियमों को छोड़कर लगभग सारे जो फैसिलिटी हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत में आते हैं सारे फैसिलिटी। तो एक्चुअली में कह दिया जाए संविधान क्या है, तो देखिए संविधान क्या है, एक नियम का पुस्तक है जो कि हमारे लिए क्या है, एक गाइडलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, या हमारा रक्षक भी बोल सकते हैं संविधान, क्योंकि संविधान के द्वारा ही हम क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, एक हिसाब से हमारा संविधान भी क्या है, हमारे लिए सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है, तो देखिए मैं जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट जो है इसके ऊपर में मैं ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना दिया हूँ कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, उसको आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और साथ में जो फंडामेंटल राइट कितने टाइप्स के होते हैं उसको मैं ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको दिया हूँ, जो कि आप वहाँ पर बड़ी आसानी से याद करके ट्रिक्स के जरिए आप फंडामेंटल राइट कितने हैं, आप किस किस आर्टिकल में क्या क्या फैसिलिटी आपको मुहैया कराया जा रहा है, तो उसको बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से ये निवेदन करूंगा पहले कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद मेरा इस वीडियो को आप देखिएगा। जनरली वो वीडियो बहुत शॉर्ट भी है, तो आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो आपको बड़ी बारीकी से आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए, आज मैं फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल जैसे कि जानते हैं राइट जो है, पहले आपका आपका साथ था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसमें से एक को हटा दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, अब वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट जो है आपका 6 है। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी देखिए, जो आर्टिकल जो है 14 टू 18 के अंतर्गत में कुछ सुविधाएं मुहैया कराया गया है। 14 टू 18 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, माने आजादी का अधिकार एक प्रकार का। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आपको 90 टू 22 के अंतर्गत में आता है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध जो आवाज आप उठा सकते हैं या उसके हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, वो आपका आर्टिकल है 23 से लेकर आपका 24 के अंतर्गत में। राइट टू रिलीजियस यानी धार्मिक अधिकार जो है आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत में उल्लेख किया गया है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये जो अधिकार जो है आपको 29 से लेकर 30 के अंतर्गत में उल्लेख किया गया है। और संवैधानिक उपचार जो है, ठीक है, यानी अमेंडमेंट, ठीक है, ये अधिकार जो है आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तो मैं मूल रूप से दो ही पढ़ाने वाला हूं आपको, कि राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी। तो सर्वप्रथम मैं राइट टू इक्वालिटी को पढ़ जाता हूँ। देखिए, राइट टू इक्वालिटी नाम से पता चलता है, मैंने सभी को समान नजरिए से देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से लेकर 18 के अंतर्गत में आते हैं आर्टिकल। तो देखिए 14 बोलता है, 14 जो आर्टिकल है इनका मानना है विधि के समझ समता, यानी विधि के समझ समता का तात्पर्य है कि राज्य क्या है, सभी नागरिकों को समान सुविधा क्या करती है, मुहैया कराती है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल कितना मेंशन में है, 14 में है। आर्टिकल 15 देखिए, राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ बिना किसी जाति धर्म भेद या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव राज्य जो है सरकार, राज्य की सरकार जो होती है नहीं करती है। ठीक है, आर्टिकल 16 बोलती है राज्य में नियुक्ति जो व्यक्ति होते हैं, राज्य में किसी भी पोस्ट में कोई व्यक्ति यदि नियुक्त होता है तो उसके साथ राज्य सरकार जो होती है वो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करती, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जन्म जो लिए हैं उस जन्म स्थान के आधार पर, मतलब क्षेत्रीय आधार पर, किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और आर्टिकल 17 का मानना है, ठीक है, कि आपके साथ अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता को माने डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं,
अस्पृश्यता को क्या माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी मान लीजिए कि छुआछूत यदि मानते हैं, ठीक है, किसी भी दफ्तर में हो या किसी भी ऐसे मार्केट हो या कहीं पर भी सार्वजनिक ऐसा जगह हो या मंदिर हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, यदि वहाँ पर छुआछूत भेदभाव ऐसा माना जा रहा है तो उसको पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। और ये इसी क्या है, ये एक सामाजिक कुप्रथा है, ठीक है। तो इसको जहां तक हो सके समाप्त भी करना चाहिए। ये सेल्फ नॉलेज है अपना, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए हमको, जहां तक छुआछूत भेदभाव जो है इससे समाज जो होता है, समाज का कोई उद्धार नहीं होता है। समाज क्या होता है, पिछड़ा हो जाता है या पिछड़ जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमको भेदभाव के नजरिए जो है, ये जो देखने की जो तौर तरीका है, छुआछूत वाले जो दृष्टि जो है, इसको पहले नंबर अपने तरफ से क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो ये आर्टिकल आपको 17 में उल्लेख किया गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत भेदभाव ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 18 बताता है अपराधी को अंत सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई भी सुविधा उनको मुहैया नहीं कराया जाता है, ठीक है। और दूसरी नंबर 18 में एक और चीज मेंशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को विदेश में किसी तरह का कोई पुरस्कार से नवाजा जाएगा तो सर्वप्रथम उनको पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यानी उनको बताना पड़ता है, परमिशन टेक्निक्स बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे कि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक हो और मान लीजिए पाकिस्तान सरकार उसको कुछ पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए जा रही है और वहां पर भारत से उठ के गए जाकर वहां पर किसी माध्यम से भया होकर डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं जाकर किसी भया होकर पाकिस्तान में एंट्री करते हैं या चाइना में चले जाते हैं और उनका सरकार वहां की सरकार इनको कुछ पुरस्कार से सम्मानित कर देती है और अपने देश में आके लोगों को दिखाकर सरप्राइज देंगे कि देखिए हमको अमुक सरकार हमको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है। यदि कोई सरकार उनको विदेश की कोई भी सरकार यदि मान लीजिए किसी हमारे भारत के नागरिकों को किसी भी तरह का सम्मान से सम्मानित करना चाह रही है तो सर्वप्रथम उनको क्या करना पड़ेगा, अपने देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको आर्टिकल 18 के अंतर्गत में क्या आता था। तो ठीक है, तो हम 14 to 18 पढ़ चुके हैं, ठीक है। 14 to 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो आज़ादी जानते ही हैं क्या है। आज़ादी नाम से ही पता चलता, आर्टिकल सी नाम से ही पता चलता है कि आज़ादी कहने का मतलब एक विशेष प्रकार का आज़ादी जो कि आप खुली स्वच्छ हवा में आप आज़ादी की सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं, धर्म स्थान पर जाते हैं, इस तरह का आज़ादी, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम, तो देखिए राइट टू फ्रीडम देखा जाए तो इसमें देखिए आर्टिकल आपको 90 से लेकर 22 के अंतर्गत कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। उसके द्वारा ही आपको कुछ क्या किया जा रहा है, कुछ सुविधाएं मुहैया कराया जा रहा है जो कि आप बड़ी आसानी से उसको उपभोग करते हैं, ठीक है, एज ए नागरिक के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए 19 जो है 19A में बोलने की आज़ादी है। मतलब बोलने की आज़ादी कहने का मतलब, बोलने की आज़ादी मतलब ये नहीं कि आप जो मन तो बोल देंगे या किसी के खिलाफ जो मन तो बोल देंगे, ऐसा नहीं। बोलने की आज़ादी का मतलब आप कोई भी चीज बोलने से पहले 2 मिनट फास्ट ना बोलकर 5 मिनट लेट से बोलिए, लेकिन उसको समझ के बोलिए, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस मत बोलिए जिससे क्या हो सके, आपका देश की एकता अखंडता या आपको देश का किसी भी तरह का धार्मिक हो या राजनीतिक नजरिए से आपका देश का अपमान हो, ठीक है। बोलने की आज़ादी है। अब बोलने की आज़ादी के तहत ही देखेंगे कि आप मीडिया जो है सरकार के सामने या किसी बड़े अधिकारी के सामने कुछ प्रश्न कर लेती है, ठीक है, यानी हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज़ादी हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, बोलने का अधिकार जो है हमको 19A मुहैया कराती है, ठीक है। आर्टिकल जो 19A है वो मुहैया कराती है। वहीं 19B देखिए, 19B जो है आपको किसी भी सभा में जाने का या सभा बनाने का आपको अधिकार प्राप्त है। किसी भी सभा में जाइए, वहाँ की प्रवचना सुनिए, या चाहे धार्मिक सभा हो या राजनीतिक सभा हो, आप जा सकते हैं और वहाँ एक सभा भी बनाने का आपको अधिकार आपको प्राप्त है। इसमें आपको सरकार जो है रोड़ा नहीं बनती है, ठीक है। ये सब जो अधिकार जो आपको प्राप्त है। 19C देखिए, संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का कहने का मतलब अधिकार ये कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक ग्रुप बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चाहे धार्मिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे गांव स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो,
चाहे राज्य स्तर पर हो, ठीक है, आपको एक संघ बनाने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। वो आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है, 19C के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो मैं आपको 19A बता दिया, 19B बता दिया, और अब मैं बता रहा हूं आपको 19C भी बता दिया मैं आपको। अब मैं 19D बताऊंगा, ठीक है। 19D देखिए, 19D आपको ये बताता है कि देश में आपको घूमने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी देश में रह रहे हैं, किसी भी राज्य रह रहे हैं, तो आप चाहें तो किसी भी दूसरे राज्य में जाकर आसानी से घूम सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में घूम घूम के आते हैं, यानी तीर्थस्थल, कभी तीर्थस्थल में चले जाते हैं, या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है वहाँ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जा सकते हैं, यानी हमको आर्टिकल 19D ये फैसिलिटी उपलब्ध कराती है कि भारत के नागरिक अपने देश के किसी भी राज्य में बड़ी सरलता के साथ क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। ये 19D आपको ये फैसिलिटी देती है। 19E देखिए, 19E आपको बता रहा है, 19E ये आपको फैसिलिटी दे रहा है। क्या फैसिलिटी दे रहा है, देश के किसी देश के किसी भी अंचल में आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो यदि आपको इच्छा कर रहा है या मन कर रहा है कि आप बम्बई में रह रहे हैं, तो आप रह सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ क्या है, कुछ आपको क्राइटेरिया होती है, कुछ बेसिक आपका रूल होते हैं। उन रूलों को क्या करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और 19F जो था तो वो आपका नहीं है। क्या है 19F में क्या था, आपका संपत्ति का अधिकार था, तो वो आपको नहीं है। पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत में नहीं आते हैं, इसको हटा दिया गया है, यानी आपसे छीन लिया गया है, ठीक है। और वही 19G देखिए, 19G जो है आपको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। माने यदि मान लीजिए आप किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से आते हो, आपको छोटे मोटे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है, और उन व्यापार के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप उच्च कुल में जन्म लिए हैं, तो ये कुल नहीं देखा जाता है, आप चाहें तो छोटे मोटे कार्य करके भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। यदि कोई मान लीजिए आपकी समुदाय का कोई संघ हो, कोई ग्रुप हो, यदि आपको उस कार्य करने से रोकता है कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, यदि ऐसा आप कार्य करेंगे तो हमारे जाति, धर्म या समुदाय के हमारा बदनामी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके विरोध में आप FIR दर्ज करा सकते हैं, और सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है। तो ये फैसिलिटी किस में प्राप्त है, आपको 19G में प्राप्त है। अब उसी तरह से देखिए, अब मैं बोलूंगा आपको, 19 तो मैं पढ़ा चुका हूं, अब मैं पढ़ाऊंगा 20। देखिए 20 क्या है, देखिए 20 बोलता है 20A, ठीक है। अब मैं चला कहा, ये आपका 19 हो गया, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 20A। तो 20A क्या है, देखिए किसी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति अपराध किया हो, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चोरी किया हो और उसके ऊपर मर्डर का भी आप लगा देते हैं, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए ही सजा दिया जाएगा, ठीक है। ये 19A कहता है। और 19B जो बोलता है अपराध करते समय में, ठीक है, जो नियम बनाए गए थे, ठीक है। 20B बोलता है अपराध करते समय में जो नियम था, ऑलरेडी पहले से हमारे संविधान में मौजूद था, ठीक है। 20B बोल रहा है उस नियम के आधार पर ही जो दोषी है उनको सजा सुनाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज अपराध किया हो और सजा आज देने की जगह में उसको मान लीजिए 6 महीने के बाद कोई नया नियम बनता है, उसके आधार पर उसको सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर भले कार्रवाई करते करते मान लीजिए 6 महीना लग गया, तो उसको सजा जो 6 महीने के बाद कोई नया नियम बनता है, तो उसके आधार पर उसको सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज जो नियम हमारा संविधान में मौजूद था उसी आधार पर क्या किया जाएगा, इनको सजा दिया जाएगा। 20B आपको ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। वहीं देखिए 20C बोलता है किसी एक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, ठीक है। 20C बोलता है आपको एक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब अपने आपको विरुद्ध आप न्यायालय में आप गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये आपका 20C आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 20 को भी बता दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 21 का क, ठीक है। 21 का क देखिए क्या है। 21 का काम में ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा हो,
ठीक है, वो 6 साल से 14 साल के बच्चे उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार क्या करेगी, उस बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उसको शिक्षा मुहैया कराएगी। ठीक है, ये किसके तहत कहा गया है, अमेंडमेंट 86 और 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 के तहत में ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे कि यदि कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा यदि मान लीजिए किसी जगह में काम कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी होटल में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम किया है, तो वो सरकार क्या कर सकती है या पुलिस हमारे जो अधिकारी हैं क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका रूल के अंतर्गत में आता है, आप भी इसको जान करके यदि आप रखते भी हैं तो आपको उस बच्चे को पढ़ाने का आपका दायित्व बनता है। ठीक है, पर आप काम नहीं करा सकते हैं उससे, उसको पढ़ाने का समय आपको पूरा देना पड़ेगा, उसका खर्चा पूरा उठाना पड़ेगा एज ए मालिक के हिसाब से आपको। ठीक है, अच्छा अब चलता है 22 का क। देखिए 22 का क ये बता रहा है आपको, हिरासत में जो व्यक्ति को आप ले लिए हैं, ठीक है, तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई गुनाह करता है, उसको पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। ठीक है, तो पुलिस जब हिरासत में लेती है तो पुलिस अधिकारी को सर्वप्रथम उस व्यक्ति को किस कारण से हिरासत में ली है वो उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि गए और मनमाने ढंग से उसको घर से उठाया और जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं, उनको कारण बताना पड़ेगा किस कारण के तहत उनको क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपको फैसिलिटी की या जो अपराधी है वो भी पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं। माने अपराधी माने मान लीजिए अपराध किए नहीं, कोई मान लीजिए ऐसे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी जो अपने पावर का या किसी दबाव में आकर अपने ही पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उनसे ये प्रश्न कर सकता है राइट टू स्पीच के तहत कि आप किस अपराध में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट टू स्पीच के तहत, और पुलिस अधिकारी को उनको बताना होगा कि मैं इस अपराध के तहत मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ। ये फैसिलिटी किस में है, आपको 22 का क में है। ठीक है, अच्छा 22 का ख में देखिए, यदि कोई व्यक्ति को, कोई दोषी को या कोई गिल्टी पर्सन है, उनको मान लीजिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसका दंडाधिकारी जो है उनके सम्मुख पेश करना पड़ेगा, पर आने और जाने का समय को छोड़कर। ठीक है, आने और जाने में जो समय लगा उसको छोड़कर 24 घंटा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जेल में आप 2 दिन 3 दिन रख दिए और उसी में उसको सजा दे रहे हैं या किस तरह के आप निजी दुश्मनी उतार रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फैसिलिटी किस में दिया जा रहा है, आपका 22 का ख में दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा 22 का ग देखिए, 22 का ग, तो 22 का ग क्या है, बोल रहा है जो अपराधी है, ठीक है, जो अपराधी है उनको अपने पसंद से वकील रखने का या वकील से सुझाव लेने का परमिशन या सुझाव लेने का अधिकार उनको प्राप्त है। ठीक है, ये 22 का ग ये आपको फैसिलिटी क्या करती है, मुहैया कराती है। तो मैं आशा करता हूं कि अब तक मैं आपको जो पढ़ाया है फंडामेंटल राइट में, जो कि आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, सॉरी राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम में पढ़ाया, 2 टॉपिक्स फंडामेंटल राइट के अंतर्गत में आते हैं। तो ये आपको ये जो टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स जो मैं पढ़ाया आपको, जो कि एग्जाम के नजरिए से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछ दिया जाता है राइट टू स्पीच किसके अंदर में आता है। ठीक है, संघ बनाने का जो आर्टिकल है किसके अंतर्गत में आते हैं या कितने आर्टिकल है। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यहाँ से पूछा जा सकता है, किस अमेंडमेंट के तहत पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा आम मौलिक अधिकार है जो आप नहीं रहा, आप किस अधिकार को निकाल दिया, किस आर्टिकल के तहत निकाला गया। तो इस तरह से प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम जो होता है उसमें आपसे पूछा, या स्कूल लेवल में यदि आप 11-12 क्लास में हो तो वहां भी पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अब तक आप जो अपने सुनहरे हाथों से जो एक शुभ कार्य जो करना होता है, जो अब तक नहीं किए होंगे, यानी सब्सक्राइब, तो अब तक आप सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। और यदि वीडियो में कुछ कमियां आपको नजर आया होगा सुनने के दौरान, देखने के दौरान, तो आप उसको क्या करेंगे, मेरे जो कमेंट बॉक्स है वो आप ही के लिए ही बनाया गया है, आप बेझिझक उसमें कमेंट कीजिए
ठीक है। यदि आप मुझे कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो बेझिझक आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो और साथ में मित्र मंडलियों को भी आप शेयर कर चुके होंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।